मेरी किडनी जो है, दोनों ही किडनी श्रिंक हो चुकी है, तो क्या उसमें कुछ हेल्प हो सकती है? तो क्या ये जो ट्रीटमेंट है वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है? ना ही हमें प्रॉपर स्लीप मिल रहा है और मेडिकेशंस अगर किसी का कुछ चलता है तो वो भी खाने की तरह खाए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस कंज्यूम कर लेते हैं। पैरों में सबसे पहले देखा जाएगा, धीरे धीरे यूरिन में भी जैसे कमी आने लगती है, धीरे धीरे मुंह भी सूजने लगता है उनका। टेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये पूरे इंडिया में कहीं पर भी ये ट्रीटमेंट आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है। कैसा ट्रीटमेंट? पेशेंट ट्रांसप्लांट पे चला जाता है, जिसने उसको किडनी डोनेट किया है वो भी एक पेशेंट बन जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको बीपी है या कोई ऐसी समस्या है जो आपको आने वाले समय में किडनी की दिक्कत दे सकती है, तो आप सभी इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से आगे तक देखिएगा। हमारे देश में जहाँ तक बात करें 2011 की, 11% मरीज ऐसे थे जिन्हें सीकेडी की समस्या होती थी। अब हमारे देश में 16% ये संख्या बढ़ चुकी है और इसका कारण हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है, हमारा डाइट हो सकता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स मेंशन नहीं करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए और ख़ास तौर पर इसका एक बेहतरीन ट्रीटमेंट जानने के लिए हम मौजूद हैं विस्तार वाटिका में, जो कि गुरुग्राम में है। और मेरे साथ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर जयश्री, जिनसे हम इन सभी चीज़ों पर, इन सभी बीमारियों पर और साथ में ट्रीटमेंट पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर जयश्री, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। और जैसे मैंने बताया कि ये संख्या जो है, पेशेंट्स की जो संख्या है वो ड्रास्टिकली बहुत तेज़ी से बढ़ी है। 11 से 16% आना सुनने में छोटा सा एक चेंज लग सकता है, लेकिन पेशेंट्स की संख्या काफ़ी जो है वास्ट होती चली जा रही है। डायलिसिस पर पेशेंट है, मेडिसिन पेशेंट ले रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराओ, फिर ट्रांसप्लांट कराओ। ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी चांसेस ये नहीं है कि आपकी किडनी जो है लंबे समय तक काम करेगी, फिर आपको डायलिसिस पर जाना पड़ सकता है। ये जो पूरा चक्र रच दिया जाता है, इसकी वजह से पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं। तो ये जो ड्रास्टिकली बढ़ रही है संख्या पेशेंट्स की, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आप इसे हमें आयुर्वेदिक तरीके से या एक डॉक्टर के परसेप्शन से समझाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बढ़ क्यों रहा है आजकल। बिल्कुल सही। लेस अवेयरनेस के कारण आजकल इतना ज़्यादा बिजी हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, तो हम खाना पीना और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारे ट्रैक में नहीं है। तो इस वजह से ना हम कंप्लीटली पूरी तरीके से हम अपना डाइट ले पा रहे हैं टाइमली, ना ही हमें प्रॉपर स्लीप मिल रहा है और मेडिकेशंस अगर किसी का कुछ चलता है तो वो भी खाने की तरह खाए जा रहे हैं विदाउट नोइंग कि उसका कोई बैड इम्पैक्ट है या नहीं है। बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे हैं कि वो डॉक्टर के पास एक बार चले गए और उनका प्रेस्क्रिप्शन 1-2 साल से वही सेम प्रेस्क्रिप्शन से वो बस मेडिकेशंस लिए जा रहे हैं तो आगे अपडेट भी नहीं होता, जो धीरे धीरे इंटरनली डैमेज करके किडनी का डिजीज कॉज करता है। बिल्कुल सही है। हमारे देश में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायबिटीज़, जिसकी वजह से आगे चल के किडनी की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो जब आपसे मिलने आते होंगे, उनकी बातें क्या होती हैं आपके साथ? डायबिटीज़ के पेशेंट का ज़्यादातर ये होता है कि खाना पीना क्या हम सब खा सकते हैं, उनका मेन डाइट का ही मेन रहता है, क्योंकि आजकल कोई नहीं चाहता कि वो डाइट रिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आता कि जो दवाई इतने लॉन्ग टर्म से वो ले रहे हैं वो धीरे धीरे उनका किडनी में भी इम्पैक्ट कर रहा है। या तो ये अनट्रीटेड छोड़ देते हैं बुरे तरीके से, या फिर बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस कंज्यूम कर लेते हैं जिस वजह से किडनी पे इम्पैक्ट होता है। और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे डायबिटिक पेशेंट में फ्रॉथी यूरिन बार बार होना या फिर झाग निकलना, उनको लगता है कि डायबिटीज़ है, बट धीरे धीरे वो किडनी बीमारी की तरफ प्रोग्रेस करने लगता है। कई बार मतलब जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने ये भी सिम्टम बताया कि बॉडी में पानी भर जाता है और जहाँ बॉडी स्वेल हो जाती है उसे प्रेस अगर हम करेंगे तो वहाँ पे जो है वो स्किन ऊपर नहीं आती है। तो ऐसा भी कुछ सिम्टम रहता है किडनी पेशेंट्स के लिए? वो कौन से स्टेज पे होता है? ये पिटिंग एडिमा कहा जाता है इसको। एंड इट्स नॉट जस्ट कि बस किडनी डिजीज में ये हो, उसका कई और कारण भी होता है। जैसे लिवर के पेशेंट में भी ये चीज़ें देखी जाती है और ये यूरिन रिटेंशन के कारण होता है।
यूरिन रिटेंशन ये है कि जब यूरिन बाहर नहीं निकल पाता, फ्लूइड हमारे बॉडी में रह जाता है, जिस वजह से सूजन आ जाती है, टिश्यू सेल में भर जाता है। तो जैसे हम दबाएंगे तो वो अंदर पिट हो जाता है, जिसको पिटिंग एडिमा कहा जाता है। अच्छा, मतलब अगर पिटिंग एडिमा किसी को है तो हम ये नहीं मान के चलेंगे उसे सिर्फ किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, आगे चल के उसे लिवर की भी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ कई मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट से भी ये होता है। मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से कैसे? मतलब मेडिसिन अगर किसी भी चीज़ की ले रहे हैं, कोई मेडिकेशंस अगर उनको कोई अगर मेडिकेशंस उनका है जो ये चीज़ कॉज कर रहा है, जैसे कई पेशेंट में ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस के वजह से भी सूजन रहती है एंकल में। सो कई कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे, तो पेशेंट इस सारे सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, जो धीरे धीरे डैमेज कर देता है किडनी को। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है सीकेडी, उसकी तरफ अगर हम बढ़ें तो आयुर्वेद इसे कैसे देखता है और क्या इज इट ट्रीटेबल? ओके, तो सबसे पहले तो जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, ऑलरेडी वो बहुत सारे पैथीज ट्राई कर चुके होते हैं, बहुत सारे, जैसे डायलिसिस करा लिया, ये पैथी वो पैथी, मेडिकेशंस खा लिया 10-15 साल या फिर 5-6 साल हर जगह घूम के, देन लास्ट में दे कम टू अस, राइट। और बाय द टाइम दे कम टू अस बहुत डैमेज हो चुका रहता है उनका, 70-80% ऑलरेडी डैमेज हो चुका है उनका। हफ्ते में 2-3 दिन डायलिसिस चल रहा है, जिस वजह से उनका प्रोफेशनल लाइफ, उनका फैमिली लाइफ सारा इम्पैक्ट करता है। मान लीजिए हफ्ते में 2 दिन किसी का डायलिसिस चल रहा है, तो उसका 4 दिन ऐसे ही छुट्टी हो गया, एक दिन डायलिसिस, दूसरा दिन उसने रेस्ट लिया। तो कई लोगों के नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है, एंड धीरे धीरे उनको फाइनेंशियली भी ड्रेन आउट हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, काफी ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। यस, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है उनको और उनके फैमिली वालों के लिए। बिल्कुल सही है। सो कमिंग टू द पॉइंट, हम आयुर्वेदा में किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, राइट। सबसे पहले हम जानेंगे कि आयुर्वेदा में ये है क्या। ये मूत्र वह स्रोतस जो हमारा होता है यूरिनरी, उससे रिलेटेड ये डिजीज़ है। ठीक है, ओके, तो हम उसी तरीके से देखेंगे। लेकिन हमारे विस्तार वाटिका में हमने इसको एक नया कॉन्सेप्ट ऐड ऑन किया है, जिसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ये पूरे इंडिया में कहीं पर भी ये ट्रीटमेंट आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है। कैसा ट्रीटमेंट? ये है अवगाह स्वेद। अवगाह स्वेद, हाँ। अच्छा। अवगाह स्वेद बहुत लोग हॉट वाटर इमर्शन करते हैं, लेकिन अवगाह स्वेद ये है, ये मेडिकेशन यूज़ होती है इसमें। अच्छा। मेडिकेटेड हर्ब्स, डिकॉक्शंस इसमें यूज़ होता है, एंड ये बॉडी को इंटरनली एक्सटर्नली बोथ रिकवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और उसका रिज़ल्ट भी आज तक हमने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पाया है। हमारे जितने पेशेंट में भी हमने ट्राई किया है। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया इस ट्रीटमेंट को नहीं किया जा रहा है? अगर किया भी जा रहा होगा तो इट्स वेरी लेस, लोगों को पता नहीं है, बट हमने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। क्या बेनिफिट होते होंगे इसके? हॉट वाटर इमर्शन का तो हमें पता है, उसका अलग एक बेनिफिट है। yes. लेकिन इससे जब आप साथ में इसे एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं, तो इससे और क्या बेनिफिट बढ़ता होगा एक सीकेडी पेशेंट के लिए? तो ये कहा जाता है हमारे स्किन में हमें वो सारी चीज़ यूज़ करना चाहिए जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो एडिबल हो, जो हम खा सकते हैं, उसको हमारे स्किन पे भी लगाया जा सकता है। क्योंकि जो हम अभी लगा रहे हैं, कोई क्रीम या फिर कोई ऑयल, कुछ भी चीज़, हाँ, कोई भी चीज़ अगर हम लगा रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे ब्लड के अंदर वो चला जाता है। चाहे हम कोई कॉस्मेटिक लगाए, चाहे कोई भी चीज़ लगाए, तो जब हम सर्टन टेम्परेचर पे इतने सारे हर्ब्स के साथ वहाँ पे बैठते हैं, तो सर्टनली हॉट वाटर इमर्शन प्लस सारे जो भी हर्ब्स हैं उनके बेनिफिट हमें बहुत मिल रहा है। तो ये सिर्फ किडनी पेशेंट्स के लिए ही नहीं, बाकी के और भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बाकी पेशेंट के में भी, जैसे लीवर पेशेंट हो गए, या फिर कैंसर के पेशेंट हो गए, स्किन डिजीज़ के पेशेंट हो गए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उनके डिजीज़ के अकॉर्डिंगली वो सारे हर्ब्स ऐड ऑन होती है। बेहतरीन। और इसके अलावा क्या डाइट में भी कुछ स्पेसिफिक होता है आपकी तरफ से, या पेशेंट कुछ भी खा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं खाओ पियो मस्त रहो, इस तरीके से। हाँ, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट में, तो पहले वो डरते हैं आयुर्वेदा में आने के लिए, क्योंकि दूसरे पैथी में क्या है, आप डायलिसिस कराओ एंड कुछ भी खाओ पियो, दे आर ओके विद इट। लेकिन जब
आयुर्वेदा की बात आती है, उनको पहले से डर लग जाता है कि डॉक्टर ये सारी Restrict चीज़ें कर मेरे देंगे, बिल्कुल। बंद कर देंगे। एंड ये भी हम नहीं कहेंगे कि खाओ पियो एंड खुश रहो, मस्त क्योंकि या क्योंकि जो भी आप खा रहे हो उसका नतीजा क्या हो रहा है आपको ये भी देखना आपकी है। बॉडी को ही भुगतना पड़ यस, सकता है। क्योंकि किडनी जब एक बार खराब हो जाता है, किडनी हमारा बॉडी का फिल्टर है, जब फिल्टर ही खराब हो गया तो सारे ऑर्गन्स वन बाय वन वो इम्पैक्ट करने ही लगेगा। तो जो चीज़ बाहर निकल नहीं पा रहा है, अगर ऊपर से हम और भी गंदगी डालते जाएंगे तो फिर वो नुकसान ही करेगा। बट एट द सेम टाइम हमें ऐसा चीज़ भी खाना है जो अंदर जाके वो टॉक्सिन्स को तो निकाले, और जो चीज़ें खराब हो गया है, किडनी जैसे श्रिंक हो जाती है सीकेडी पेशेंट में, वो भी उसको दोबारा से अच्छे से फंक्शन करने में वो हेल्प करे। क्योंकि दोबारा से अगर वो बनेगा नहीं, उसके फिल्टर्स जब तक रिक्रिएट नहीं होगा, रीजनरेट नहीं होगा, देन वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। अच्छा, जिन पेशेंट का बहुत सारे कॉल्स हमारी टीम के पास भी हैं, तो कुछ पेशेंट के ऐसे भी क्वेरीज रहते हैं कि क्या मेरी किडनी जो है, दोनों ही किडनी श्रिंक हो चुकी है, तो क्या उसमें कुछ हेल्प हो सकती है? तो क्या ये जो ट्रीटमेंट है वो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है? यस, हमारे काफ़ी सारे पेशेंट में, इवन दो लाइक 92-95% ऑफ द पेशेंट में ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखा गया है। ओके। एंड एट द सेम टाइम क्या है, किडनी पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कई सारे पेशेंट ऐसे भी देखेंगे कि उनका पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 14, 15, 16 है उनका क्रिएटिनिन, लेकिन फिजिकली उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, उनको पता भी नहीं लगता कि मुझे कोई बीमारी है या नहीं है। वो जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो रिपोर्ट्स में उनके पैरामीटर्स हाई आएंगे। एट द सेम टाइम बहुत पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका क्रिएटिनिन 2 या 3 होगा, बट दे आर सो लाइक दिक्कत, हाँ, बेड रिडन हो जाते हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको सूजन आ गया है। एट द सेम टाइम किडनी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट के भी मरीज होते हैं। बिल्कुल सही है। तो जिनकी दोनों किडनी श्रिंकेज हो चुकी है, चलो उसको हम वापस प्रॉपर शेप में नहीं ला सकते, बट एट द सेम टाइम उसका फंक्शन हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फंक्शन इम्प्रूव यस, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा जो किडनी है, दोज आर फिल्टर्स, तो फिल्टर्स चाहे बाहर से जैसे भी हो, अगर फंक्शन उसका प्रॉपर है देन ही वो काम करेगा। तो अवगाह श्वेत जो है वो चाहे किडनी श्रिंकेज हो, चाहे सीकेडी हो, चाहे पीकेडी हो, कोई भी प्रॉब्लम है उसमें काम कर सकती है। बहुत बेहतरीन। इसको आप थोड़ा सा और एक्सपेंड करके अगर हम हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही किया जा सकता है, या वो अपने घर पे कर सकते हैं, या वो अगर आपके साथ जुड़कर करना चाहते हैं, विस्तार वाटिका में आकर करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? ओके, तो जो अवगाह स्वेद है, यस, पेशेंट अपने घर पे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको आके डॉक्टर से गाइडेंस लेना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका सारा पैरामीटर्स दे के हम सजेस्ट करेंगे कि उनको कितनी देर के लिए करना है, पानी का लेवल हम कहाँ तक रखेंगे, कितने क्वांटिटी ऑफ पानी में कौन कौन सा हर्ब्स हम ऐड करेंगे, कितनी देर तक हम बैठेंगे, सारी चीज़ें तय करने के बाद फिर एक, हाँ, और इम्पॉर्टेंट पोजीशन भी है, किस पोजीशन में उनको बैठना है। जब वो सही तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ वो सीख जाएंगे, आप आइए हमारे डॉक्टर से जुड़िए, हमारी संस्था से जुड़िए, यहाँ से आप सीख के जाइए, एंड आप अपने घर पे भी हम आपको हर्ब्स एंड ऑल सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, और आप हमारे डॉक्टर्स के संपर्क में भी रह सकते हैं, और डे टू डे अपना जो है पैरामीटर्स और अपना प्रोग्रेस बता सकते हैं। तो वो भी आपसे जुड़ के रहेंगे और आपको आगे बताते रहेंगे कि आज ये चीज़ें हैं, तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इतनी देर के लिए आप बैठ सकते हैं, और हर्ब्स का क्वांटिटी इतना डालिए, या फिर XYZ जो भी है अकॉर्डिंगली उनको आगे सजेस्ट किया जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि पेशेंट ये सारा चीज़ अपने घर में करे। बिल्कुल सही है। जैसे आपने बताया डॉक्टर जयश्री कि बहुत कम ही लोग हैं जो अवगाह श्वेत अभी भी करा रहे हैं, या लोगों को नॉलेज नहीं है, या जो है अवेयरनेस नहीं है अभी तक में। लेकिन ये काम तो डॉक्टर का या एक्सपर्ट्स का होना चाहिए कि वो नॉलेज दें, तो व्हाई दे आर नॉट डूइंग दिस? मैं नहीं जानती कि वो लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं, लेकिन मेरे 15 इयर्स के करियर में जो मैंने इतने सारे पेशेंट देखने के बाद, अलग अलग संस्थाओं में काम करने के बाद, जो रिसर्च निकाल के, बहुत सारे बुक्स पढ़ के एक चीज़ ऐसे निकाला है, फाइंड आउट किया है, जो हमारे प्राचीन समय से चलता आ रहा है ये चीज़।
आयुर्वेदा अभी का नहीं है, 5000 ईयर्स पुराना है और इसमें ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो जब सब कुछ देखने के बाद, पेशेंट का कंडीशन देखने के बाद, जब चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा उनके साथ, तो हमने ये निकाला बुक से, ये डिस्कवर किया और हमने अपने संस्था में ये ऐड ऑन किया है। एंड ये ऐड ऑन करने के बाद यस, वी आर गेटिंग अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है। और जैसे हमने ट्रीटमेंट के बारे में तो बात किया और डाइट के बारे में भी हमने बात कर लिया, क्या ओपीडी और आईपीडी जैसी जो चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो क्या अवेलेबल है विस्तार वाटिका में? यस, ऑफ कोर्स ओपीडी है हमारा। आप पर्सनली आके डॉक्टर्स को विजिट कर सकते हैं। अगर आपका घर बहुत दूर है, नहीं आ सकते किसी भी रीज़न से, आपका पेशेंट का कंडीशन ऐसे नहीं है कि आप आ सकते हैं फिजिकली, तो आप वीडियो अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एंड आईपीडी का भी पूरा सुविधा उपलब्ध है। ओके, बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कि ट्रांसप्लांट को लेकर भी काफ़ी सवाल रहते हैं लोगों के कि क्या ट्रांसप्लांट अगर मेरा हो चुका है तो मैं ट्रीटमेंट ले सकता हूँ आयुर्वेद से? और बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली मना करते हैं कि अगर आपका ट्रांसप्लांट हो गया तो मत आइएगा, आयुर्वेद उसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो आप अगर इसके बारे में बता सकें कि क्या गाशवित उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है या डायलिसिस के पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है? ओके, तो जैसे आपने पूछा मुझे ट्रांसप्लांट के पेशेंट को ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये सबसे पहले क्वेश्चन करूँगी कि ट्रांसप्लांट के पेशेंट को क्यों ज़रूरत नहीं है। ट्रांसप्लांट के पेशेंट, जब एक पेशेंट ट्रांसप्लांट पे चला जाता है, जिसने उसको किडनी डोनेट किया है, वो भी एक पेशेंट बन जाता है। धीरे धीरे उसका किडनी में इम्पैक्ट होने लगता है। एंड एट द सेम टाइम वो स्टेरॉइड्स पे रहता है ज़िंदगी भर। जब कोई इंसान स्टेरॉइड में रहता है, उसका इम्यूनिटी ऐसे ही वीक होने लगता है। बिल्कुल सही। तो जब इम्यूनिटी वीक होगा तो कोई भी बॉडी पार्ट, कोई भी सिस्टम प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता। और मैंने बहुत ये भी देखा है अपने करियर में, जो एक बार ट्रांसप्लांट कर लेता है उनका दोबारा से भी डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है। सो वो चीज़ जैसे फर्दर ना हो और वो इम्प्रूव करे, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर काम करेगा। जो डायलिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, जैसे डायलिसिस ना हो उसमें भी ये यस काम करेगा। एंड एट द सेम टाइम जिनकी डायलिसिस चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वीकली 3 डायलिसिस चल रहा है, ओके, एक बार में स्टॉप नहीं हो सकता, वे टाइम लगेगा। तो वो 3 से ट्वाइस में, देन वंस में, देन धीरे धीरे करके वो बंद हो जाता है। मतलब समय लगेगा, लेकिन आप हो सकता है आने वाले टाइम में पूरी तरीके से क्योर हो जाए। Yes. और दोबारा अगर किडनी का इशू हुआ तो फिर से या घर पे कर लीजिए तो आपको नहीं भी होगा ऐसे। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर जयश्री। तो दिस वाज ऑल अबाउट सीकेडी एंड एक बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट के बारे में आज जो है जानकारी मिली है इस पूरे प्रोग्राम के दौरान। और अगर आप इस ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आंसर जानना चाहते हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेचुरल खबर के साथ यूं ही जुड़े रहिए।